डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई आओ घर पे पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हम विज्ञान विषय की बात करते हैं और विज्ञान विषय में मैं पहला चैप्टर आप लोगों को पूरा पढ़ा चुका हूं, भोजन और मानव स्वास्थ्य के बारे में। आज हम दूसरा पाठ है मानव तंत्र, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, ये पाठ जो है आपका कक्षा 10 में है और ये 6 नंबर का आता है बोर्ड में, 6 मार्क्स। इसके अलावा ये जो चैप्टर है इसमें हम मानव के शरीर के जितने भी तंत्र हैं, जो हमारे तंत्र कार्य करते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस पाठ में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हम आज इस पाठ को अच्छे से तैयार करेंगे। और अब सबसे पहले मानव तंत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले मानव तंत्र में। हम हमारे शरीर में जितने भी तंत्र हैं, आप जैसा कि जानते हैं हमारे शरीर में, हमारा शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर, समान प्रकार की कोशिकाएं है ना, आपस में मिलकर ऊतक बनाती हैं। समान प्रकार के ऊतक आपस में मिलकर अंग बनाते हैं और समान प्रकार के अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। ये अंग तंत्र जो हैं, ये सब आपस में मिलकर शरीर बनाते हैं। हमारे शरीर में ये सारे अंगतंत्र आपस में एक दूसरे के समन्वय में कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में पहला होता है पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। दूसरा है परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। तीसरा है प्रजनन तंत्र। चौथा है श्वसन तंत्र। पांचवा है उत्सर्जन तंत्र। छठा है कंकाल तंत्र और सातवां है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र। आठवां है तंत्रिका तंत्र। ये सारे तंत्र बने तो कोशिकाओं के ही हैं। सारे तंत्र जो है हमारे शरीर के कोशिकाओं से मिलकर ही बने हुए हैं और ये सारी कोशिकाएं अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए शरीर में रूपांतरित हो गई हैं। अब हम आज सबसे पहले पाचन तंत्र की बात करते हैं। देखिए, पाचन का क्या मतलब है। सबसे पहले तो पाचन होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद हमारे शरीर में पाचन तंत्र, मनुष्य के अंदर पाचन तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, उसमें कौन कौन से अंग होते हैं, उनके बारे में आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पाचन की। पाचन किसे कहते हैं? भोजन के जटिल अवयवों को सरल अवयवों में बदलना। सरल अवयवों में बदलना पाचन कहलाता है। अब देखिए, जटिल अवयवों से क्या मतलब है। जो भी हम भोजन करते हैं, आप 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता है कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है ना। उसके अलावा लिपिड होती है, वसा होती है, फैट्स जिनको कहते हैं, विटामिन होते हैं। हालांकि विटामिन का कोई पाचन नहीं होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, बेसिकली इनका ही पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, फैट का और प्रोटीन का। तो ये बड़े अवयव हैं, हम जो खाते हैं वो बड़े अवयव होते हैं। हमारे शरीर की कोशिकाएं इतनी अच्छी तरीके से आप कह सकते हैं कार्यशील नहीं होती कि इनके बड़े बड़े अवयवों को वो ग्रहण कर सकें। तो इन बड़े अवयवों को छोटे अवयवों में तोड़ा जाता है और उसको तोड़ना, बड़े अवयव को छोटे अवयव में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में एक है सेलुलोज है, या आप ऐसे कह सकते हैं ग्लूकोज जो है वो इसका सबसे सरलतम अवयव है जो हमारे शरीर की कोशिकाएं उसको ग्रहण करती हैं। अब आप कार्बोहाइड्रेट में कुछ भी खाएंगे, वो कार्बोहाइड्रेट लास्ट में जाकर हमारे शरीर की कोशिकाएं उसको ग्लूकोज में तोड़ेंगी और उसके बाद ही हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा इसको अवशोषित किया जाएगा। अब ये सारी जो प्रक्रिया है, ये सारी प्रक्रिया करने के लिए, अर्थात इन जटिल अवयव जो हम भोजन में ग्रहण कर रहे हैं, उनको तोड़ने के लिए हमारे शरीर में एक पूरा तंत्र पाया जाता है और उस तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। अब पाचन तंत्र की बात आती है कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं उसके बारे में बात करेंगे और वो अंग किस प्रकार से पाचन की क्रियाविधि को करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाचन तंत्र के अवयव या पाचन तंत्र के अंग। देखिए पाचन तंत्र जो है हमारा, पाचन तंत्र मैं यहां पर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, उसको आप देखिएगा, उसी से आपको पता लग जाएगा कौन कौन से अंग पाचन तंत्र में होते हैं। ये आप पाचन तंत्र का, हालांकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप ड्राइंग पर ध्यान न देते हुए अपने को बेसिक चीज देखनी है कि पाचन तंत्र का बेसिक कैसा होता है, मूल रूप से पाचन तंत्र किस प्रकार का होता है। यहां पाचन तंत्र में दो चीजें और हैं। इसको मैं अलग कलर से ड्रॉ कर देता हूं जिससे आपको ये आसानी से अलग से पहचान में आ सके। देखिए इसको अपन रेड से ड्रॉ करते हैं या ब्लू से ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो है, अब देखते हैं एक एक करके कि पाचन तंत्र, ये पूरा हमारा जो पाचन तंत्र है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले तो एक होती है आहार नाल, दूसरी है पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां, ये दो भागों में बांटकर हम हमारे पाचन तंत्र का अध्ययन करते हैं। आहार नाल, जैसा कि आप नाम से जान रहे हैं, नाल का मतलब होता है नली, तो भोजन को ले जाने वाली एक पूरी नलिका है और उस नलिका को आहार नाल कहते हैं। यहां देखिए इस चित्र में ये एक नली है जो यहां से शुरू हुई है और ये नली आगे जाकर फिर फूल गई है, उसके बाद ये थोड़ी पतली हो गई है और पतली होने के बाद दोबारा फूलकर भी ये आगे एक नली पूरी की पूरी नीचे खुल गई है। तो ये पूरी एक नलिकाकार संरचना है जिसे हम आहार नाल कहते हैं। इस आहार नाल के साथ में पाचक ग्रंथियां और होती हैं। तो पहले इस चित्र में अपन ड्रॉ कर लेते हैं कि कौन सी क्या चीज है, कौन सा अंग है, और उसके बाद प्रत्येक अंग का विस्तार पूर्वक अपन अध्ययन करेंगे। तो पहले अपन आहार नाल की बात करते हैं कि हमारे आहार नाल में कौन कौन से अंग होते हैं। तो सबसे पहले मुख जो है, मुख होता है, उसके बाद आती है ग्रसनी, उसके बाद आती है ग्रसिका, उसके बाद आता है आमाशय, उसके बाद है छोटी आंत्र, छोटी आंत्र, और उसके बाद आती है बड़ी आंत्र। जो यहां से शुरू है इस जगह से, ये बड़ी आंत्र है जो उल्टे यू आकार की होती है, बड़ी आंत्र। और उसके बाद आता है मलाशय, और अंत में ये आहार नाल खुलती है मल द्वार से, शरीर से बाहर। ये पूरा हमारा जो है आहार नाल का ड्रॉ है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। पूरी एक नलिका है और इस नलिका की शुरुआत हमारे मुख से होती है। मुख के बाद ये नलिका ग्रसनी में खुलती है, ग्रसनी के बाद ग्रसिका है, ग्रसिका के बाद वो भाग थोड़ा फूल जाता है जिसे आमाशय कहते हैं। आमाशय के बाद ये नलिका छोटी आंत्र में बदल गई है और छोटी आंत्र आगे चलकर बड़ी आंत्र में बदल जाती है। बड़ी आंत्र लास्ट में मलाशय और अंत में मलद्वार से शरीर से बाहर खुलती है। अब शुरू करते हैं हम हमारी मेन बात। सबसे पहले ये दो, अभी आपको ये दो अलग अलग कलर के अंग और मैंने बनाए थे जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। देखिए इसको कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय ये पाचक ग्रंथियों में आते हैं दोनों, और इसको कहते हैं यकृत। अग्नाशय और यकृत। अब हम सबसे पहले एक एक अंग की बात करेंगे जो हमारे आहार नाल के हैं, और उसके बाद हमारी पाचक ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जब ये हमारा तंत्र पूरा हो जाएगा, हम इसको समझ लेंगे, उसके बाद हम पाचन की क्रिया विधि के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे मुख से। देखिए जैसा कि आप जानते हैं हमारा मुख जो है वो दो हमारे होठ हैं, ऊपरी होठ और निचला होठ। ऊपरी होठ और निचला होठ दोनों होठों के बीच में घिरी हुई एक संरचना है, दरारनुमा संरचना है, जिसे मुख कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आप सब देखते भी हैं, हमारे मुख के अंदर दांत होते हैं और दांत के अलावा मुख में एक जीभ होती है। हो सकता है वीडियो आपको थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन रुचिकर जरूर रहेगा। आप विशेष रूप से इसको देखिए, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। वैसे मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आ रहा होगा और बहुत शानदार, मतलब आपको समझ में आएगा। यहीं दांतों से शुरुआत करते हैं।
देखिए हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 टाइप्स ऑफ टीथ। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है कैनाइन, फिर आता है इंसाइजर, फिर आते हैं प्रीमोलर और फिर आते हैं मोलर, CIPM। अब हमारे एक जबड़े में किस तरीके से इन दांतों की व्यवस्था है, देखिए 21, 23 ये दंत सूत्र है जो मैं आपको लिख रहा हूं नीचे, और ये 2 का मतलब है आधा जबड़ा, आधे जबड़े में एक साइड में, आधे जबड़े में। अब C का क्या मतलब है, I का क्या मतलब है ना, इन सब के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे पहले कि C क्या होता है, I क्या होता है और PM क्या है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन C की। C का मतलब होता है कैनाइन, कैनाइन इनको कहते हैं कृंतक। इनकी संख्या हमारे पूरे मुख के अंदर 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल कुल मिला के कितनी हो गई, 8 दांत जो है हमारे मुख में ये पाए जाते हैं। कृंतक सबसे आगे के दांत हैं जो आपको दिखाई देते हैं, 4 ऊपर हैं और 4 नीचे हैं, टोटल कुल मिला के 8 हैं। उसके बाद आते हैं आपके आई को बोलते हैं इंसाइजर, इसको रदनक कहते हैं। ये देखिए 2 नुकीले दांत हैं, ये 2 ऊपर के जबड़े में और 2 नीचे के जबड़े में, टोटल कितने हो गए 4। ये लिखा है ना, एक ये आधे जबड़े की है, आधे जबड़े में ये दांत हैं, आधे साइड के जबड़े में 21, 23, C2, I1, P2 और M3 आधे जबड़े में। तो आधे जबड़े में एक है, आधे जबड़े में ये। देखिए मैं अभी इनका सबका कार्य भी बताऊंगा, पहले हम ये जान लें कि कितने कितने दांत होते हैं। उसके बाद दूसरा अगला आता है कैनाइन इंसाइजर प्रीमोलर, प्रीमोलर इनको अग्रचवर्णक भी कहते हैं। इनकी संख्या हमारे ऊपरी जबड़े में 6 और निचले जबड़े में भी 6 होती है, तो टोटल कितने हो गए 12। उसके बाद अगला आता है मोलर, एम मोलर, इनको चवर्णक कहते हैं। इनकी संख्या हमारे ऊपरी जबड़े में 2, सॉरी ये 4 4 होते हैं और 4 4 to 8 हो गए, और ये 3 to 3 तो इसमें 6 6 हो गए, तो ये हो गए 12। अब जरा इनको गिन लेते हैं, कहीं गलती तो नहीं है। 8 और 4 12 और 8 20 और 12 20 और 10 30 2 32 दांत। इस प्रकार से हमारे मुख के अंदर टोटल कितने दांत होते हैं 32, 32। ठीक है। अब देखिए आप, ये जो सबसे आगे वाले दांत हैं कृंतक, ये किसी भी भोजन को छीलने का कार्य करते हैं। इनका काम जो होता है वो छीलने से संबंधित है और ये छीलने का कार्य करते हैं। ये सबसे आगे वाले पाए जाते हैं जो 4 ऊपर के जबड़े में होते हैं और 4 नीचे के जबड़े में। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है। मुख के अंदर टोटल इनकी संख्या हो गई 8। उसके बाद बात आती है इंसाइजर की। इंसाइजर रदनक जिनको कहते हैं, ये चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। जो नुकीले दांत होते हैं, हमारे मुंह में नुकीले दांत आपको दोनों साइडों में दिखेंगे, ऊपर भी 2 हैं और नीचे भी 2 हैं। जैसे जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें बहुत लंबे लंबे रहते हैं, इनसे वो डरावने लगते हैं। तो 2 ऊपर के जबड़े में और 2 नीचे के जबड़े में, तो टोटल हो गए 4। ये अग्रचवर्णक जिनको हम कह रहे हैं प्रीमोलर, 4 होते हैं ऊपरी जबड़े में भी और निचले जबड़े में भी। टोटल इनकी संख्या हो गई 8। तो ये जो अग्रचवर्णक है, इनको छोटी दाढ़, आगे की दाढ़ कहा जाता है। ये भोजन को पीसने का कार्य करती हैं। उसके बाद मोलर चवर्णक 6 टोटल 12 होते हैं, और इनकी जो है ये इनको दाढ़ कहते हैं, जो पीछे वाली दाढ़ें होती हैं, तो इनमें ये भी भोजन को चबाने का कार्य करती है। इस प्रकार हमारे मुख में टोटल 32 दांत होते हैं। आई होप कि आपको दांतों की बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि हमारे दांतों में किस तरीके से संख्या पाई जाती है। इस वर्ष ही सत्र 2020 में इंसाइजर के ऊपर क्वेश्चन आया था एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आया था इंसाइजर के ऊपर, है ना, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था। उसके बाद अब बात करते हैं हम जीभ की। देखिए हमारे मुख के अंदर एक जीभ पाई जाती है, एक लचीली जीभ है जो नीचे सबलिंगुअल फ्रेनुलम के उससे जुड़ी होती है, और ये जीभ जो होती है इस पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। स्वाद कलिकाएं ये हमें स्वाद का ज्ञान कराती हैं। जीभ पर ये स्वाद कलिकाएं जो होती हैं, इनसे टेस्ट बड कहते हैं इनको, और इनसे हमें स्वाद का ज्ञान होता है कि कौन सा भोजन मीठा है, खारा है, नमकीन है या कड़वा है। अब कैसे होता है देखिए, ये भी मैं आपको बता देता हूं।
कि अगला हिस्सा जीभ का जो होता है वो मीठे स्वाद का ज्ञान कराता है। इसमें मीठे स्वाद का ज्ञान कराने वाली स्वाद कलिकाएं रहती हैं। उसके बाद दोनों साइडों का जो स्वाद कलिकाएं हैं ये हमें खट्टे, खारे और नमकीन भोजन का स्वाद ज्ञान कराती हैं। खट्टे या खारे और नमकीन, कैसा भी हो, खट्टा हो या खारा हो, उन प्रकार का भोजन जो होता है उसके स्वाद का ज्ञान हमको ये वाली कलिकाएं कराती हैं। और ये पीछे जो दिख रहा है आपको, पीछे वाला हिस्सा, ये हमें कड़वे स्वाद का ज्ञान कराता है। जीभ का पिछला हिस्सा हमें कड़वे स्वाद का ज्ञान कराता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यदि हम मान लीजिए कोई कड़वी चीज लेते हैं और उसे हम जीभ के अगले हिस्से पर रखते हैं तो फिर भी हमें कड़वाहट क्यों महसूस होती है, क्यों हमें कोई वस्तु वो कड़वी लगती है जबकि उसकी स्वाद कलिकाएं आगे नहीं है? तो उसका जवाब ये है कि हमारे मुंह के अंदर लार घूमती रहती है। जो भी भोजन आप करते हैं, भोजन मुंह के अंदर लेते हैं तो अगले हिस्से पर जो भोजन आप रखते हैं उससे हमारे भोजन में लार मिल जाती है। जब वो लार मिलती है तो वो लार उसको पीछे ले जाती है और पीछे ले जाती है तो उसके कड़वे स्वाद का ज्ञान हमें हो जाता है। अब इसके बाद ये हमारे मुख की बात है कि मुख के अंदर क्या क्या स्थिति है। हालांकि जो पाचन की प्रक्रिया है उसके बारे में हम अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हाँ, तो अपन मुख की बात कर रहे थे। अब मुख के बाद बात आती है ग्रसिका की। देखिए ग्रसिका, इससे पहले ग्रसनी और होती है। ग्रसनी में भी कोई पाचन नहीं होता है और ये ग्रसनी इस बात का निर्धारण करती है कि भोजन जो है भोजन नली में जाएगा और वायु श्वास नली में जाएगी। इसके बाद बात आती है ग्रसिका की। ग्रसिका जो है एक लंबी नलिकाकार संरचना है और इसमें किसी भी प्रकार का पाचन जो है वो नहीं होता है, लेकिन इसमें से भोजन आगे पहुंच जाता है हमारे आमाशय में। आमाशय जो कि आप देख रहे हैं चित्र में दिख रहा है आपको, एक थैलीनुमा संरचना है और इस थैलीनुमा संरचना में आमाशय के 3 भाग होते हैं। मैं यहां पर इसको डिवाइड कर देता हूं इस तरीके से। ये अब पहला भाग जो है इसका वो कहलाता है, ऊपर वाला भाग जो ग्रसिका के पास होता है उसको कहते हैं कार्डियक भाग। हृदय के पास है इसलिए ऊपर है, इसलिए इसको कार्डियक कहते हैं। बीच वाला भाग जो होता है इसको कहते हैं फंडिक भाग, फंडिक। और नीचे वाला भाग जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक। हालांकि 10th लेवल तक इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि हमारा ये वीडियो एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं उनमें भी काम आएगा आपको, इसलिए मैं आपको इसके सब कुछ थोड़ा विस्तार पूर्वक बता रहा हूं कि कार्डियक भाग जो है वो ऊपर वाला भाग है, बीच वाला भाग फंडिक भाग है और नीचे वाला भाग पाइलोरिक भाग है। यहां पर एक कपाट लगा होता है, वो कपाट भोजन को ग्रसिका से आमाशय के अंदर आने देता है, वापस नहीं जाने देता। उस कपाट को कार्डियक कपाट कहते हैं। यहां पे आ जाता है जो, और यहां पर भी एक कपाट पाया जाता है जो भोजन को इस अपने जो ये है आमाशय जो है, आमाशय से छोटी आंत्र में जाने देता है, वापस नहीं आने देता। ये कपाट जो होता है इसको पाइलोरिक कपाट कहते हैं। इसके बाद आती है हमारी पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग, सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको कहते हैं छोटी आंत्र। ये छोटी आंत्र आपको दिख रही है, लगभग 7 मीटर तक लंबी होती है हमारे पेट के अंदर। तो ये जो छोटी आंत्र है ये 3 भागों में बटी हुई है। सबसे ऊपर वाला जो ये यू के आकार का भाग आप देख रहे हैं इसको ग्रहणी कहते हैं, ग्रहणी। इसके बाद ये भाग चालू होता है इलियम कहते हैं और नीचे वाला जो होता है उसको इस्चियम कहते हैं। छोटी आंत्र आगे चलकर बड़ी आंत्र में से जुड़ जाती है। ये बड़ी आंत्र जो आप देख रहे हैं, ये बड़ी आंत्र भी जो है 3 भागों में बटी हुई होती है। इसको अगला वाला भाग जो होता है उसको, अगले वाले भाग को, और उसके अगले वाला भाग जो होता है उस पर जो है ग्रहणी और नहीं, मतलब ये छोटी आंत्र और ये बड़ी आंत्र का जो अगला भाग है, ये दोनों की जगह पर यहाँ पर एक जगह एक अंग पाया जाता है जिसको आप अपेंडिक्स कहते हैं। वो इस तरीके से होती है, ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। उस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यहाँ पर होती है, ये मैं बना देता हूं इसको छोटा सा, ये इस तरीके से वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की जब अपन पाचन की बात करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा ये क्या कार्य करती है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स से आगे ये बड़ी आंत्र चालू होती है जो अंतिम तौर पर मलाशय में जाकर खुलती है। मलाशय इसी का फूला हुआ हिस्सा है और इसके बाद आता है मलद्वार, जिसके द्वारा हम अपचित भोजन को शरीर से बाहर करते हैं। अब बात आती है कि आप इसमें 2 बाह्य अंग और देख रहे होंगे। ये पूरी एक नाल थी जो आपको नलिकाकार संरचना है, जिसमें मुख आता है, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार। इसके बाद मैंने आपको बताया था दूसरी चीज जो है वो है ग्रंथियां। तो ग्रंथियां 3 प्रकार की बताई थी, सहायक ग्रंथियां इनको कहते हैं। पाचन तंत्र में 2 ही चीज थी, एक तो आहार नाल है और दूसरी है सहायक ग्रंथियां। तो सहायक ग्रंथियां जो हैं उनमें पहली थी
कौन सी? मुख के अंदर पाई जाती हैं लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां, ये जो लार ग्रंथियां हैं ये सामान्यतः 3 जोड़ी पाई जाती हैं। एक जोड़ी तो हमारे गालों के जो है दोनों साइडों से मुख के अंदर खुलती हैं, एक जोड़ी हमारे निचले जो जबड़े हैं उनके नीचे से साइड में ऊपर की ओर खुलती हैं, और एक जोड़ी हमारी इसमें जीभ के नीचे पाई जाती है। इनसे लार का श्रावण होता है। उसके बाद दूसरी ग्रंथि जो है वो है अग्नाशय। अग्नाशय जो है इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी, बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार का कार्य करती है। बहिस्रावी में तो ये पाचक रस छोड़ेगी जो इस ग्रहणी के अंदर ड्यूडेनियम के अंदर आएंगे, और अंतःस्रावी के रूप में ये हार्मोन का श्रावण करती है। इसको मैं आपको अलग से थोड़ा सा लास्ट में बता दूंगा कि कौन कौन से हार्मोन का श्रावण करता है। अग्नाशय जो है, कुल मिलाकर अग्नाशय ग्रंथि है और ये बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार का कार्य करता है। उसके बाद बात आती है, ये आप देख रहे होंगे, ये एक रेड कलर का है, इसको कहते हैं यकृत। यकृत जो है ये भी एक पाचक ग्रंथि में काम आता है, और इसके द्वारा भी अपने स्राव जो हैं इस ग्रहणी के अंदर छोड़े जाते हैं, जो कि छोटी आंत्र का हिस्सा होती है। अब अभी हमने इसका आउटफ्लो लिया है, इसका पाचन तंत्र जो है उसके बारे में वर्णन दिया है। अभी अब बात करते हैं अपन पाचन तंत्र में पाचक की क्रिया विधि जो है, पाचन की जो क्रिया विधि है वो किस तरीके से संपन्न होती है। अब देखिए, सबसे पहले मुख के अंदर ही भोजन के पाचन की शुरुआत हो जाती है। हमारे मुख में जैसे ही हम कोई भोजन ग्रहण करते हैं, हम जो भी भोजन लेते हैं, सबसे पहले हमारे दांत जो हैं उस भोजन को चबाना पीसना शुरू कर देते हैं। कल अपन ने बात की थी, और उसमें अपन ने ये जाना था कि हमारे मुंह के अंदर 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो वो चारों प्रकार के दांत अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं और भोजन को पीसने और चबाने का कार्य करते हैं। दूसरी हमारी जीभ जो है वो उस भोजन को के अंदर जो हम पीस रहे हैं, हमारे दांत, उसमें लार मिलाने का कार्य करती है। जब उसमें लार मिल जाती है तो वो भोजन एक लुगदीनुमा हो जाता है, जिसे बोलस कहते हैं। अब बात आती है कि मुख के अंदर पाचन कैसे होता है। कि मुख के अंदर जो लार है, उस लार ग्रंथियों से जो लार स्रावित होती है उसके अंदर एक तो एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है टाइलिन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसको लारिय एमाइलेज भी कहते हैं। लारिय एमाइलेज। दूसरा है लाइसोजाइम। ये भी एक एंजाइम है जो लाइसोजाइम लार में पाया जाता है। अब इन दोनों के कार्य जान लीजिए। टाइलिन एंजाइम जो होता है, जिसको लारिय एमाइलेज कहते हैं, इस लारिय एमाइलेज का काम है माल्टोज जो शर्करा होती है, माल्टोज शर्करा का पाचन करना। ठीक है, सॉरी, माल्टोज शर्करा नहीं, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करती है। स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करती है। स्टार्च एक जटिल शर्करा है जिसका पाचन हमारे मुख में जो है लारिय एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम के द्वारा हो जाता है, और वो माल्टोज एक सरल शर्करा है, सरलतम नहीं है क्योंकि इसको आगे ग्लूकोज में बदलना है, सरल शर्करा है। ये जटिल शर्करा सरल शर्करा में लारिय एमाइलेज या टाइलिन के द्वारा बदल जाती है। उसके बाद दूसरा आता है लाइसोजाइम। इस लाइसोजाइम का कार्य होता है हमारे मुख के भोजन में जो भी जीवाणु आए, सूक्ष्म जीव आए हैं, उनको नष्ट करना। ये लाइसोजाइम एंजाइम जो होते हैं, इनका काम यही होता है, क्योंकि हमारी आंख का जो आंसू है वहां से भी लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है। वो लाइसोजाइम हमारी आंख में आने वाली सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। ऐसे ही हमारे मुख के अंदर आने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम हमारी लार के अंदर जो लारिय लाइसोजाइम है वो करता है। उसके बाद भोजन जाता है आगे ग्रसनी में। ग्रसनी से भोजन नीचे जाता है ग्रसिका में। ग्रसिका में कोई भोजन का पाचन नहीं होता है। उसके बाद भोजन पहुंचता है आपके आमाशय के अंदर। आमाशय जो है, आप देख रहे हैं हमारे हाथ की मुट्ठी के बराबर की एक संरचना होती है, जिसके 3 भाग मैंने आपको बताया है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक भाग। अब आमाशय के अंदर एक तो भोजन के कुछ कणों का भोजन का पाचन भी होता है, और इसके अलावा एक जो बोलस के रूप में भोजन आगे से आया है, उसके अंदर एक एंजाइम अम्ल मिल जाता है, और उस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl अम्ल। ये HCl अम्ल क्या करता है कि जो भोजन आया है बाहर से, उसमें यदि कोई सूक्ष्म जीव हैं तो उनको नष्ट करता है, और इसके अलावा HCl अम्ल भोजन को माध्यम को अम्लीय करने का कार्य करता है। तो इसमें आमाशय के अंदर कोशिकाएं होती हैं, जाइमोजन कोशिकाएं, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं,
और उनमें से एक प्रकार की कोशिकाएं HCl अम्ल का स्रावण करती हैं। तो आमाशय के अंदर, हमारे आमाशय के अंदर अम्ल भरा रहता है और उस अम्ल का नाम है HCl अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसकी पीएच आपको पता है 1 से 2 के मध्य होती है, 1 to 2। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, इसका एक काम और भी है। ये हमारे आमाशय में एक जो है पेप्सिनोजन पाया जाता है, एंजाइम है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन पेप्सिनोजन इस पेप्सिनोजन ये अक्रिय रूप में होता है, सक्रिय नहीं होता आमाशय के अंदर, अक्रिय रूप में स्रावित होता है। और इस अक्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलने का कार्य किया जाता है इस HCl अम्ल के द्वारा, सक्रिय। अब इससे क्या फायदा होगा? ये पेप्सिन एंजाइम जो है, ये पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को प्रोटीएजेज में तोड़ता है, अर्थात ये प्रोटीन का पाचन का कार्य शुरू करता है। इसके अलावा छोटे बच्चे जो होते हैं, उनके अंदर जो दूध पीते हैं बच्चे, उनमें प्रोरेनिन एंजाइम होता है। उस प्रोरेनिन को रेनिन एंजाइम में बदला जाता है और इस कार्य को भी HCl अम्ल करता है। प्रोरेनिन ऐसे ही अक्रिय है और रेनिन सक्रिय है। तो रेनिन एंजाइम जो है, ये दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। दूध में कैसीन प्रोटीन होती है, उनको दही में बदलने का कार्य जो है, उस कार्य को कौन करता है? रेनिन एंजाइम करता है। और रेनिन एंजाइम को कौन सक्रिय करता है? कैसे सक्रिय होता है? प्रोरेनिन के रूप में होता है। और सक्रिय कौन करता है? HCl सक्रिय करता है। तो बेसिकली हमें दो चीज याद रखनी है कि आमाशय के अंदर एक तो HCl अम्ल पाया जाता है, और HCl अम्ल क्या करता है? भोजन के जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है, नंबर 1। नंबर 2, पेप्सिनोजन जो निष्क्रिय होता है, उसको सक्रिय पेप्सिन में बदलने का कार्य करता है, जो कि प्रोटीन के पाचन में काम देता है। यदि छोटे बच्चे की बात आती है, तो छोटे बच्चे में ये प्रोरेनिन को रेनिन में बदलने का काम करता है, जो दूध को दही में चेंज करता है। इसके बाद भोजन उतरता है आगे चल के छोटी आंत में। यहां से छोटी आंत्र शुरू होती है, ड्यूडेनम इसका सबसे अगला हिस्सा है छोटी आंत्र में। और छोटी आंत्र में आप देख रहे होंगे कि अग्नाशय भी खुल रहा है और यकृत भी खुल रहा है। तो ये दोनों के स्राव भी आते हैं यकृत से। यकृत जो है, उससे वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम का श्रावण होता है। वसा का पाचन करता है यकृत, तो लाइपेज एंजाइम का श्रावण होता है। इसके अलावा आप ये कह लीजिए कि यकृत के जो स्राव हैं, वो वसा का पाचन करते हैं। और अग्नाशय जो है, वहां से भी, चूंकि अग्नाशय मैंने आपको पहले बताया है अभी कि ये जो है बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार के कार्य करता है। तो बहिस्रावी के रूप में अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्रावित होता है, जो भोजन में उपस्थित प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों के पाचन के लिए जिसमें एंजाइम होते हैं। तो इससे छोटी आंत्र में भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। अब अग्नाशय की एक बात और मैं आपको बताता हूं यहां पर, कि अग्नाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अग्नाशय जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। तो अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में क्या करता है? अग्नाशय के स्राव, अंतःस्रावी का मतलब है कोई नलिका नहीं है, अपनी स्राव तो यहां पर रस जो है वो तो नलिका से डाल दिया। इसके अलावा अग्नाशय हार्मोन भी स्रावित करता है। तो उस हार्मोन के नाम है, देखिए अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं, वो एक एंजाइम का श्रावण करती हैं, और बीटा प्रकार की कोशिकाएं भी एक एंजाइम, और गामा प्रकार की कोशिकाएं भी एक एंजाइम का श्रावण करती हैं। अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकेगॉन हार्मोन का श्रावण होता है। एंजाइम नहीं, हार्मोन है ये, ग्लूकेगॉन, सॉरी वो गलती से एंजाइम भूल गया, हार्मोन है ये। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकेगॉन हार्मोन का श्रावण करती हैं, और बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का श्रावण करती हैं, इंसुलिन। तीसरे की हमें जरूरत नहीं है, हालांकि इनके द्वारा भी एक हार्मोन का श्रावण होता है, उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। इन दो की हम बात कर रहे हैं कि ग्लूकेगॉन और इंसुलिन का क्या कार्य है। इंसुलिन हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है, शर्करा की मात्रा को कम करता है, बढ़ाता नहीं, कम करता है, नियमित करता है, नियंत्रित करता है। जबकि ग्लूकेगॉन हार्मोन जो है, वो हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। अर्थात ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, और ये एक दूसरे के विरोध में ही कार्य करते हैं, ताकि रक्त में शर्करा की मात्रा नियमित बनी रहे। यदि रक्त में
शर्करा की मात्रा नियमित नहीं होगी, जैसा कि इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से होता है। यदि इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। उस स्थिति में हमें मधुमेह रोग हो जाता है, जिसे डायबिटीज भी कहते हैं। उसके बाद इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा एक दिन, और उसमें आप इस अग्नाशय की पूरी कार्य प्रणाली के बारे में जान पाएंगे। अभी पाचन के हिसाब से हम देखते हैं कि आगे भोजन पहुंचता है छोटी आंत्र में। छोटी आंत्र में विभिन्न प्रकार के पाचक रस पाए जाते हैं। पाचक रस का मतलब एंजाइम्स पाए जाते हैं, और वो एंजाइम उस भोजन के प्रोटीन कणों को और वसा को और शर्करा को, कार्बोहाइड्रेट को, तीनों के पाचन का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त छोटी आंत्र में पाचन के साथ साथ भोजन का अवशोषण भी होता है, क्योंकि छोटी आंत्र की कोशिकाएं जो अंदर से होती हैं उनमें वलन पाए जाते हैं, और वो अवशोषी कोशिकाएं होती हैं इस तरीके से, जो भोजन के अवशोषण का कार्य भी करती हैं। अब उसके बाद बचा कुचा, जब भोजन का अवशोषण हो जाता है उसके बाद भोजन पहुंचता है बड़ी आंत्र के अंदर। बड़ी आंत्र में भोजन का पाचन बिल्कुल नहीं होता है। बड़ी आंत्र में केवल और केवल वसाओं, उसका दवाओं का और जल का अवशोषण होता है, पुनः अवशोषण। बड़ी आंत्र के अंदर दवाइयां जो होती हैं, या खनिज लवण और कुछ विटामिन, एक दो विटामिन ऐसे हैं जिनका अवशोषण जो होता है बड़ी आंत्र के अंदर होता है। मेनली दवाइयां हैं, और उसके अलावा जल का पुनः अवशोषण होता है। क्योंकि पाचन पहले ही हो जाता है और पाचन का अवशोषण छोटी आंत्र में ही हो जाता है, तो बड़ी आंत्र में पाचन नहीं होता है, केवल अवशोषण होता है, वो भी दवाओं का, खनिज लवणों का और विटामिन का, कुछ विटामिन का, सबका नहीं। उसके बाद ये पहुंच जाता है बड़ी आंत्र से भोजन मलाशय में। अपचित भोजन, इस अपचित भोजन को मलाशय से मलाशय में आकर एकत्रित होता है, और मल उत्क्षेप प्रतिवर्त की सहायता से मलाशय जब भर जाता है तो मलाशय को मलाशय से मल से निकाल दिया जाता है। इस तरीके से हमारी पाचन की पूरी संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो पूरी होती है।